बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू IT अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ़िगर ओरेकल 11G R2DB इंटरप्राइज मैनेजर और विंडोज़ आफ्टर टिपिकल इंस्टॉलेशन। मूव करते हैं स्लाइड नंबर 1 की तरफ। यहाँ से मैं स्लाइडर से हाईलाइटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर टिपिकल इंस्टॉलेशन ओरेकल 11G R2 on Windows Server 2012 R2 we can face issues at startup and some of services that needs to be configured. For example, Oracle Enterprise Manager service is top of that services. कहने का मतलब ये है कि जब हम सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उस पर कोई Oracle रिकमेंडेड कन्फिग्रेशंस नहीं की, जस्ट एक IP दिया, नेटवर्क इंटरफेस को सेट किया एंड अगेन हमने सिस्टम का नाम सेट किया और यूजिंग ए टिपिकल मेथड हमने Oracle डेटाबेस की इंस्टॉलेशन कर ली, तो सब फिर क्या हो सकता है। ये समटाइम क्या होता है कि कुछ सर्विसेज काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि सर्विस इंस्टॉल नहीं होती, वो इंस्टॉल हो चुकी होती हैं, लेकिन उनको बाद में मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए जो सबसे टॉप पे सर्विस है वो हमारी ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर की होती है। इसको कैसे ठीक किया जाए। नंबर 1 तो ये है कि आप फॉलो द ओरेकल रिकमेंडेड मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन फॉर प्री रिक्वायर सेटिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द ओरेकल इंस्टॉलेशन। वही बात अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि आपको इंस्टॉलेशन करने से पहले कुछ प्री कन्फिग्रेशंस करनी होती हैं, जो ओरेकल की साइट पे भी ओरेकल की क्विक इंस्टॉलेशन जो गाइड है वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। हमने चूँकि उस मेथड को फॉलो नहीं किया था, हमने सिंपली जो है ना चीज़ें इंस्टॉल कर ली थी और ये इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट करना था क्योंकि ये बहुत सारे यूज़र्स को इश्यूज़ आते हैं, तो मैं ये करवाना चाह रहा था। तो हमने लैब के इन्वायरमेंट को ही इस तरीके से क्रिएट किया कि हमें ये इशू आए। देन क्या होता है कि दूसरा मेथड ये है कि कन्फिगर मैनुअली। इन माय केस ऑफ दिस लैब मैनुअल मेथड इज़ बेस्ट प्रैक्टिस टू ट्रबल शूट द इश्यूज़। यहाँ पे ट्रबल शूट का मैंने जो है ना ये ट्रबल शूटिंग का वर्ड यूज़ किया। ट्रबल शूटिंग आप ऐसा मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि जो जितना ज़्यादा अच्छा ट्रबल शूटर वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। और ट्रबल शूटिंग का मेथड क्या है कि आप ट्रबल शूट कैसे करते हैं चीज़ों को, R&D करें। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। वाई वी नीड Oracle Enterprise Manager in Oracle 11G R2. Okay जी, it is very best interface for graphical management of Oracle 11G R2 database. We can do lot of functions वगैरह वगैरह, जैसे एक टाइम सेविंग है, इजी इंटरफेस टू मॉनिटर डेटाबेस, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर, टेक बैकअप्स, रिस्टोर। इसका सबसे बड़ा अगर किसी के लिए फ़ायदा होता है ना, किसी बंदे को अगर फ़ायदा है तो वो उस बंदे को फ़ायदा है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है कमांड लाइन का या क्यूरीज़ लिखने का, और वो सारी मैनेजमेंट सही तरीके से करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है। तो इसको यूज़ करें और अपने सारे काम प्रॉपरली करें। 99% आपके काम इसके थ्रू हो जाते हैं। और मैं इसको स्लाइड को बंद करता हूँ, मूव करता हूँ प्रैक्टिकल वर्क की तरफ या प्रैक्टिकल लैब की तरफ। प्रैक्टिकल लैब में मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जो मैंने एक ESXi होस्ट के ऊपर इंस्टॉल की है विद विंडोज़ सर्वर 2012, और उसके ऊपर सेम मैंने जस्ट एक IP कन्फिगर किया। IP कन्फिगर करने के बाद मैंने नेम सेट किया और इंस्टॉलेशन कर ली यूजिंग टिपिकल मेथड। अब मेरे पास उसमें इशू क्या आ रहा है, मेरे पास उसमें इशू ये आ रहा है कि मेरे पास उसका इंटरप्राइज मैनेजर नहीं चल रहा। उसको हमने चलाना है। इस लेक्चर का सारे का कॉन्सेप्ट ये है, इसको बनाने का भी कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है दैट इज़ steps.txt। इसमें मैंने वो पाथ लिखा हुआ है उसके इंटरप्राइज मैनेजर का, जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मैंने लास्ट स्लाइड में आपको, जो लास्ट लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब इंस्टॉलेशन फिनिश होती है तो वहाँ पे वो पाथ बताता है कि ये आपके इंटरप्राइज मैनेजर का पाथ है। मैं उस पाथ को यहाँ पे एंटर करता हूँ, पेस्ट एंड गो करता हूँ, तो मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आता जबकि मेरी डेटाबेस चल रही है। इसी तरीके से मैं उस सिस्टम को एक्सेस करके देखता हूँ जिसका मेरे पास IP मुझे पता है 172.168.30.4-T मैंने इसलिए लगाया ताकि मेरे पास उसका रिस्पॉन्स जब आए तो ये कंटिन्यूसली ये पिंग का जो प्रोग्राम है ये चलता रहे, बंद ना हो। तो मेरे पास ना पिंग का रिस्पॉन्स आ रहा है ना मेरे पास इंटरप्राइज मैनेजर चल रहा है। हमने इसको चलाना है, ये देखते हैं कैसे चलाएंगे जी। इस फाइल में वो मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं जिनको परफॉर्म करके हम फाइनली पहुंच जाएंगे कि हमने कैसे चलाना है। सबसे पहला जी क्या है जी, सेट स्टैटिक IP एड्रेस एंड ऐड IP एंट्री इनटू जी होस्ट फाइल। और होस्ट फाइल कहाँ पे पड़ी है, C Windows System 32 ड्राइवर्स ETC।
सी मैंने इसलिए लिखा है कि बाय मोस्टली हम ड्राइव सी जो हमारे सिस्टम की होती है उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं ओएस को। अगर आपने ओएस को डी में इंस्टॉल किया है तो डी की ये पाथ डी होगा। वट एवर जो आपने ड्राइव यूज़ की है इंस्टॉलेशन के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सी को, चूँकि सी में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ओएस को इंस्टॉल करते हैं, तो मैं सी में हमारे पास ये पाथ है। मैं उस सिस्टम को एक्सेस करता हूँ और ESXi होस्ट को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, नंबर 1 ब्राउज़र, नंबर 2 ESXi होस्ट का या vSphere का क्लाइंट, जिसे हम vSphere क्लाइंट भी कहते हैं। ये मेरे पास क्लाइंट की स्क्रीन है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। यूज़र नेम में मैं यहाँ पे दूंगा और उसका पासवर्ड दूंगा और वो सिस्टम मेरे पास एक्सेस हो जाएगा। चूँकि मैंने उसके पास नेटवर्क की मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मैं उसको रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। अभी सेटिंग करते हैं तो हमारे पास ये मेरे पास एक सर्वर है, उसमें मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाई है। राइट क्लिक ऑन दिस वर्चुअल मशीन, मैं ये क्लिक करूँगा इस पर, मेरे पास ओपन कंसोल का एक ऑप्शन है, मैं इसको दबा सामने उसकी स्क्रीन खुल जाएगी, सेम लाइक मैं उसे एल हूँ या मैं फिज़िकल सिस्टम पर जैसे काम करता हूँ। यहाँ पे इस सिस्टम की करंट कॉन्फ़िगरेशन ये है कि इस पे एक आईपी सेट है, जो आईपी मैंने यहाँ पे पिंग पे लगाया है, और इस सिस्टम पे जो मैंने डेटाबेस इंस्टॉल की है यूजिंग टिपिकल मेथड विदाउट एनी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस बिफोर इंस्टॉलेशन, उसका नाम है UIT01। ओके जी, ये चीज़ें हमने रख ली। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 को फॉलो करना है। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग टू स्टेप 1, ये मैंने दो फाइलें खोल ली हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। स्टेप 1 के मुताबिक हमने सेट स्टैटिक आईपी। ओके जी, मैं वापस गया, यहाँ पे मैं स्टैटिक आईपी सेट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास स्टैटिक आईपी है या डायनामिक है। सबसे पहले तो मैंने ये देखा, तो मुझे यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर जब मैं गया तो मुझे पता चला कि मैंने स्टैटिक आईपी ही सेट किया हुआ है। ये जो आईपी था ये मैंने किसी और मकसद के लिए सेट किया था, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। लेकिन जब मैंने इंस्टॉलेशन की थी डेटाबेस की, उस वक्त ये सेम सेटिंग थी मेरे पास। ओके जी, मैं इसी सेटिंग के साथ इसे मैंने स्टैटिक आईपी सेट कर लिया अकॉर्डिंग टू ये फाइल जो मैंने बनाई है। दूसरे नंबर पर कहता है जी सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अच्छा, स्टैटिक आईपी सेट कर लिया, और दूसरा ये कहता है कि आप होस्ट की फाइल में जाके एंट्री भी करें। तो मैं क्या करता हूँ, होस्ट की फाइल नॉर्मली मुझे मिलती है जिस लोकेशन मैंने आपको पहले बताई, विंडोज़ सिस्टम 32, देन ड्राइवर्स में ETC, और यहाँ पे होस्ट के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है। इसको मैं ओपन विद नोटपैड कर लूँगा। नोटपैड क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे मेरे पास सारी जो लाइनें हैं वो कमेंटेड लाइन आ रही हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं वो काम नहीं कर रही, जस्ट वो लिखी हुई हैं। तो मैं एक लाइन को इनेबल कर लेता हूँ, और उसका तरीका क्या होगा कि मैं इसको कट करता हूँ, कंट्रोल X किया मैंने तो कट हो गया, और यहाँ पे लाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो मेरे पास हैश का सिंबल था इसे मैंने रिमूव कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अगर मैंने इस सिस्टम को थ्रू नेम विच इज़ लोकल होस्ट एक्सेस करना हो, यहाँ पे टेस्ट लैब की जगह पे मैं लोकल होस्ट लिख दूँगा, LOCL लोकल और होस्ट। तो क्या मेरे पास रिस्पांस आना शुरू हुआ? टिल दिस टाइम आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पांस, और यहाँ पे भी मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। इस होस्ट फाइल को कॉन्फ़िगर करने का मकसद क्या था कि जब मैं इस नाम को एक्सेस करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको मेरे लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में, तो उसने इस आईपी को हिट करना था। जबकि मैंने अपने नेटवर्क इंटरफेस पे देखा कि मैंने एक और आईपी सेट किया हुआ है। ये वो आईपी है जो विंडोज़ ने ऑटोमेटिकली असाइन किया है इसे, और कमेंटेड था, मैंने इसको इनेबल किया है, पहले ये डिसेबल था। ओके जी, मैं मूव करता हूँ, मैं अपने जो मैंने आईपी सेट किया है उसको सेट कर लेता हूँ 30.4 एंड टेस्ट लैब 1 इज़ माई सिस्टम नेम। मैं अब इसको सेट करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इस आईपी को यहाँ पे लिखूँगा तो ये आईपी ये जो नेम है, जब मैं इस नेम को यहाँ पे लिखूँगा तो ये इस आईपी को ढूंढेगा। ठीक है, इस आईपी को ढूंढने के लिए इस तक पहुँचना ज़रूरी है, इस सिस्टम तक पहुँचना ज़रूरी है। अभी तक हम इस सिस्टम पे नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि मेरा सिस्टम ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो मैं ये देख लेता हूँ कि अगर मैं टेस्ट लैब 1 लिखता हूँ, जो मैंने पहले भी लिखा था यहाँ पे टेस्ट लैब 1, अभी तक भी मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा। तो हम वापस जाते हैं, हमारी जो फाइल है जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं
अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई और नाम भी लिख दूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने टेस्ट लैब 1 से नहीं करना, मैंने करना है अब्बास -UIT 01। मैं चाहता हूँ कि मैंने भाई अगर इसी आईपी को एक्सेस करना हो तो मैं इस नाम से भी करूँगा और मैं इस नाम से भी करूँगा। इन कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम की जो दुनिया है इसे हम नॉर्मली आईटी की दुनिया में एलियस कहते हैं कि इस आईपी का असल नाम तो ये था, यानी कि इस सिस्टम का असल नाम ये है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने इस नाम से एक्सेस नहीं करना, मैंने तो इससे भी एक्सेस करना है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे gmail.com, google.com या hotmail.com एक ही कंपनी के मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन असल में वो एक ही चीज़ को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये डीएनएस का एक टॉपिक है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी कि नेम रेजोल्यूशन क्या होती है। और अगर कभी कभी ये होता है कि आप फुल FQDN या फुल लोकल होस्ट का पूरा नाम डिफ़ाइन करें। फॉर एग्जांपल समटाइम जैसे मेरे इन्वायरमेंट है, अगर मेरा सिस्टम डोमेन पे है तो मैं क्या करूँगा, टेस्ट लैब 1 मेरे सिस्टम का नाम होगा और फॉर एग्जांपल UIT.com एक डोमेन बनाता हूँ तो ये FQDN नेम बन जाएगा मेरे सिस्टम का। इस टाइम मेरा सिस्टम वर्क ग्रुप पे है, मेरा सिस्टम डोमेन पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जो एलियस रखता हूँ मैं इसका रख लेता हूँ एलियस, इट इज़ नॉट एसेंशियल बट मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, वो भी मैं टेस्ट लैब 1 रख रहा हूँ। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं जी, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने नाम रखा है दैट इज़ ओके। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा टेस्ट लैब 1 और ये वर्क ग्रुप पे ये डोमेन का हिस्सा नहीं है। ये हमारी होस्ट की फ़ाइल की एंट्री होगी। तो स्टेप 1 हैज़ गॉन कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। अब वो कह रहा है जी सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, कौन सी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करें जी, कहाँ पे जाके सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ में जाएं, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल कौन कौन सी जी, ओरेकल SID, ओरेकल यूनिक नेम, ओरेकल होम, ओरेकल होस्ट नेम एंड देन पाथ। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर्ड है, ये वेरिएबल रिक्वायर्ड है, ये वेरिएबल रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ये 3 जो वेरिएबल्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती, ये 2 मस्ट हैं। अच्छा इनकी भी ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम कुछ एडवांस चीज़ें कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं ओरेकल की, जब उनको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो हमें इन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये वेरिएबल करती क्या है, ये वेरिएबल करती ये हैं कि फॉर एग्जांपल सम टाइम मैं यहाँ पे एग्जांपल इस कैसे दे देता हूँ आपको। SQL प्लस अगर मैं यहाँ पे CMD लिखूँ, SQL PLU प्लस, जैसे मैंने लिखा ये प्रोग्राम मेरे पास चल गया फौरी तौर पे। हालांकि ये प्रोग्राम कहाँ पड़ा है, मैं आपको इसका पाथ बता देता हूँ। C में गया ऐप, देन प्रोडक्ट, देन 11.2.0, देन DB होम 1, यहाँ पे बिन, और यहाँ पे मैं देखता हूँ SQL प्लस। इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तब भी यही प्रोग्राम चलेगा। इसका मतलब है कि अभी मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ अगेन, CLS, मैं C यूज़र्स और एडमिनिस्ट्रेटर के पाथ पे हूँ, और जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के पाथ पे SQL प्लस लिखा तो उसने मुझे इस प्रोग्राम को खोल के दे दिया जो मेरा यहाँ पे पड़ा है, जिसका पाथ ये है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वायरमेंट मेरे लिए अवेलेबल है। इन्वायरमेंट वेरिएबल यही काम करती हैं, हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं हमारे जो प्रोफाइल है उसके ऊपर लोड कर देती हैं, उन्हें अवेलेबल कर देती हैं यूज़ के लिए। तो बार बार हमें लंबे पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम वहीं से जाकर चीज़ें देख लेते हैं। इसको बाद में फॉर एग्जांपल जब हम लिनक्स पे ओरेकल की इंस्टॉलेशन करके देखेंगे तो हम इसको मज़ीद क्लियरिफाई करेंगे। फॉर दिस टाइम मैं यही बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम ऑन टू दो यूज़र प्रोफाइल कह लें या आपके लिए अवेलेबिलिटी कह लें प्रोग्राम्स की, ये कर देता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इसके अलावा क्या काम है इसके, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बस इस आपकी थोड़ी सी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूँ कि देखें ये प्रोग्राम असल में तो यहाँ पे पड़ा है, लेकिन जैसे मैंने CMD में जाके एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र पे लिखा तो ये मेरे पास तब भी अवेलेबल हो गया। क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम और हैं जो मेरे पास अवेलेबल हो सकते हैं? यस, अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन कब, क्या मैंने उनकी वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं? ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। तो मैं इसे बंद करता हूँ। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 2 तरीके हैं। एक है जी टेम्प्रेरी मेथड, टेम्प्रेरी जो है ना अवेलेबिलिटी। टेम्प्रेरी अवेलेबिलिटी क्या है कि मैं यहाँ पे CMD खोलूँ और CMD में जाकर लिखूँ सेट ओरेकल अंडरस्कोर, मैं कह देता हूँ SID और इक्वल टू मैं कहता हूँ UIT 01 जो मेरे DB का नाम है। इंटर किया।
अब ये मेरी वेरिएबल डिक्लेयर होगी, लेकिन ये कब तक वेरिएबल डिक्लेयर, सिस्टम वेरिएबल डिक्लेयर हुई है? जब तक मैं सिस्टम पे लॉगिन हूँ, चला रहा हूँ। जैसे मैं सिस्टम रिस्टार्ट करूँगा तो फिर ये मेरे लिए अवेलेबल नहीं होगी। इसको परमानेंट कैसे किया जाए? जब जब सिस्टम स्टार्ट हो और मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करूँ तो ये चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल हों पहले से, ये प्रोग्राम को मुझे बाहर लंबे लंबे पाथ ना लिखना पड़े। तो मेरे जहाँ पे मैं सिस्टम पे अपना कमांड लाइन मैंने खोला वहीं पे मेरे लिए अवेलेबल हो जाएं, इनकी एग्जीज चलने के लिए रेडी हो जाएं, या बूटस्ट्रैप प्रोग्राम से रेडी हो जाएं। जैसे बूटस्ट्रैप तो ये है, लेकिन मैंने यहाँ पे चला लिया। उसका तरीका ये है कि आप सिस्टम में डिफ़ाइन कर दें एट लीस्ट SID UNQ नेम इज़ मस्ट। ऑरेकल होम करेंगे, होस्ट नेम करेंगे, पाथ करेंगे, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट ऑप्शनल। अगर आप कर दें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई रुकावट नहीं, यहाँ पे कोई आपको जो है ना पूछेगा नहीं। और अगर कहीं आपसे ऑरेकल किसी फंक्शन में किसी जगह पे पूछ ले तो आप उसे वहाँ पे डिक्लेयर कर दें, बाद में भी हो सकती है। एडवांस सेटिंग में मैं गया, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में एक यूज़र वेरिएबल है और एक सिस्टम वेरिएबल है। यूज़र वेरिएबल है जो सिर्फ़ और सिर्फ यूज़र के लिए अवेलेबल होंगी। मैं कहता हूँ कि पूरे सिस्टम में ये अवेलेबल हो जाए। जैसे ऑलरेडी एक ऑरेकल की वेरिएबल डिक्लेयर है, सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल oracle_unq नेम। और आपको पता है कि जब मैंने इंस्टॉलेशन की थी लास्ट लेक्चर में तो उसने पूछा था कि ये वेरिएबल डिक्लेयर करें लाजमी। अगर मैं पहले से इनका ये डिक्लेयर कर देता तो वो मुझसे ना पूछता। चलें जी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मेरे पास यूनिक नेम पहले से इंस्टॉल है, यहाँ पे कन्फिगर्ड है। मैं oracle_SID दोबारा कर लेता हूँ कन्फिगर, और मेरा UIT 01 DB का नाम, और फिर मैं एक और SID होगी, यूनिक नेम हो गई, देन oracle_home, oracle_home। जितना बार बार आप इनको चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे आपको उतना प्रैक्टिस होगी और आपकी चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी, जहन नशीन हो जाएंगी। यहाँ पे एक DB_home1 इज़ माई डेटाबेस जो है ना, पाथ जिसे हम कहते हैं, होम कह सकते हैं, पाथ तो नहीं, होम मैं कह सकता हूँ उसे। ये है जी, इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू में डाल दिया। और फिर मेरे पास एक वेरिएबल है oracle_host name, oracle_host name, oracle _host name। एट दिस टाइम मेरा होस्ट नेम जो है टेस्ट लैब 1 है, टेस्ट में मैंने T नहीं डाला। ओके जी, तो टेस्ट लैब 1 के नाम से मेरे पास, यहाँ पे मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ, टेस्ट लैब 1 इसको डिक्लेयर कर दिया। और सेट पाथ, पाथ मेरा जहाँ पे मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी हैं, जहाँ बाइनरीज पड़ी हैं, हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं, वो है बिन। और बिन को भी मैं यहाँ पे पाथ में वैल्यू कर देता हूँ। ओके जी, ओके एंड ओके। नंबर 3 पे कह रहा है जी, ये सारे काम हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। नंबर 3 पे कह रहा है कन्फिगर फायरवॉल पोर्ट्स आर टर्न ऑफ फायरवॉल एंड रिस्टार्ट PC। ठीक है जी, फायरवॉल पोर्ट्स का क्या मतलब है? कि ओरेकल की कुछ पोर्ट्स की रेंज है, वो पोर्ट्स या जो पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं इंटरप्राइज मैनेजर को चलाने के लिए वो पोर्ट डिफाइन कर दें, या सिंपली अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कहें जी फायरवॉल को ऑफ़ कर दें। फायरवॉल ऑफ़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप सारी पोर्ट्स को याद करें, पहले उन पोर्ट्स को डिफाइन करें, फिर फायरवॉल को बंद करें। लेकिन हम चूँकि इंटरप्राइज मैनेजर चलाना है हमने इस टाइम, हम किसी पोर्ट की वजह से जो है ना इसको नहीं चाहते कि हमें कन्फ्लिक्शन रहे, मैं इसे बंद कर देता हूँ। जैसे मैं बंद करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आना रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा नहीं, मैं उसकी एक वजह बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। हम एक और विंडो खोल लेते हैं, एक मज़े की बात बताता हूँ आपको, दैट विल आल्सो एक्सपीरियंस टू यू। यहाँ पे 30.4 और अब देखें ये दोनों पे चला हुआ है। मैं इसे ओके करता हूँ और ओके जैसे मैंने ओके किया तो आप देखें कि जो मेरे पास पहले से ये कमांड चल रही थी इस पर मेरा जो रिस्पॉन्स नहीं आया, यहाँ पे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। आप इसे विंडोज़ 10 का या विंडोज़ 8.1 का या विंडोज़ सर्वर 2012 का या 2008 टू ऑनवर्ड ये इशू आ रहा है। ये क्यों आता है जी? आप इसे विंडोज़ का बग कहें या जो भी कहें, इट्स अप टू यू। इन शॉर्ट ये कि हमारे पास जो है, सॉरी मैंने दूसरे को बंद ही कर दिया। अच्छा, कंट्रोल C मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही कर लूँगा तो ये सोया हुआ जाग जाता है जी, फ़ौरन रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया।
तो कभी कभी ये हो सकता है कि आप यहाँ से टर्न ऑफ करते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स ना आए, तो आपने इसको जगाना है कि भाई जाग जाओ। तो अब देखते हैं जी क्या हमारे पास, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट जो थी, तीसरी टर्न ऑफ फायरवॉल हमने कर दी, और एंड रीस्टार्ट पीसी। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि जो कि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं अभी, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ, फौरी तौर पे उनको सिस्टम को रीस्टार्ट करा देता हूँ। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसका ना रिमोट डेस्कटॉप भी ऑन कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसे सॉरी यहाँ से नहीं करना था, रिमोट डेस्कटॉप से अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, और इसको मैं अनचेक करूँगा। ये क्यों अनचेक है, ये एक अलहदा जो है बहस है, मैं इसमें नहीं पढ़ता। ओके, एंड नाउ आई विल रीस्टार्ट माई पीसी। अब मैंने सिंपली सर्वर को रीस्टार्ट किया है, और रीस्टार्ट होने के बाद जो है ना ये सर्विसेज बंद होंगी, रीस्टार्ट का प्रोसेस चलेगा। अगेन वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी अबाउट रोम, एंड देन रोम के बाद हमने बातें की थी काफ़ी सारी हार्ड डिस्क के कुछ टूल्स की। वो एक प्रोसेस चला, बूट लोडर लोड हो रहा है इस टाइम। अब बूट लोडर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा है रैम के ऊपर। ये सारी सर्विसेज लोड, कर्नल लोड हुआ, कर्नल अब सर्विसेज को स्टार्ट करना शुरू करेगा। हम जीपीटी की बातें कर चुके हैं, एमबीआर की बातें कर चुके हैं इस सीरीज़ के पार्ट 1 में। दैट वाज बेसिक फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर न्यूली इन दिस सीरीज़। तो फाइनली हमारे पास जो है प्रोफाइल हमारे कर्नल ने वो सर्विस लोड कर दी है, explorer.exe। ओके जी, यहाँ पे मेरे पास एक फैसिलिटी है कि मैं यहाँ सेंड कंट्रोल और डिलीट कर सकता हूँ। वही मशहूर ज़माना पासवर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ, ABC123*। और ये मैंने इसलिए लगाया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने के साथ साथ बहुत सिंपल पासवर्ड है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिकमेंड्स कि हम जो फर्स्ट पासवर्ड रखें दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके जी, अब देखते हैं कि हमारा जो नहीं, उससे पहले मैंने एक चीज़ कन्फिगर आपको बतानी है, वरना जो है ना बात बनेगी नहीं। हमारे पास एक यूटिलिटी होती है दैट इज़ लिसनर, और लिसनर का जो है रोल किसी भी डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझना और इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लिसनर की सर्विस सही नहीं है तो आप जो है बहुत सारे जो फंक्शंस हैं ओरेकल डेटाबेस की कनेक्टिविटी के, वो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही चलना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी मेरे पास ये सर्विसेज लोड हो रही हैं। अच्छा, कुछ विंडोज़ में ऐसे होते हैं डिलेड सर्विसेज होती हैं, कुछ फ़ौरन जो है ना स्टार्ट हो जाती हैं सर्विसेज। तो मैं क्या करता हूँ, और लिसनर जो है मेरे पास सर्विसेज को मैनेज करने के लिए दो टूल है, एक NetCA और दूसरा NetMGR। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ इसकी मोर प्रोग्राम्स में, और मोर प्रोग्राम्स में NET लिखूँगा। जैसे ही मैं, मेरे पास नेट मैनेजर, इसको पिन टू स्टार्ट कर लेता हूँ। दूसरी मेरे पास अगेन नेट लिखा मैंने, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, ये भी आ गया। तीसरा मेरे पास एक, मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम लिखूँगा जैसे ही, तो मेरे पास एक डेटाबेस कंट्रोल UIT, इसको भी मैं पिन टू स्टार्ट कर लेता हूँ। यूनिवर्सल इंस्टॉलर को मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं किया मूव। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट को। इसको क्लिक किया, या आप ऐसे खोल लें, या यहाँ पे कमांड लाइन में CMD लिखें और यहाँ पे NetCA जैसे करेंगे तो आपके पास एक यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। और ये यूटिलिटी सेम है इनटू लिनक्स एंड विंडोज़। इसको मैं बंद करता हूँ, ये यहीं तक, इसको हमने यूज़ नहीं करना, इसको बाद में यूज़ करेंगे कि क्या है ये। और मैं इसको बंद किया। एंड सेकंड वन यूटिलिटी इज़ NetMGR, ये नहीं चल रही जी। अब देखें ये एक फ़र्क होता है, अब इसकी कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल है या क्या है, फ़िलहाल ये नहीं चल रही। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि क्यों नहीं चल रही। मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ से नेट मैनेजर को खोल लूँगा। नेट मैनेजर को मैं खोलूँगा, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कमांड है लिसनर को चेक करने का कि लिसनर का इस टाइम स्टेटस क्या है। तो मैं यहाँ पे CLS लिखता हूँ विंडोज़ में,
और साथ ही मैं सर्विसेज में जाता हूँ, सर्विसेज डॉट MSC। मेरे पास एक कमांड है जिसके थ्रू मैं सर्विसेज के कंसोल पर डायरेक्टली पहुँच जाऊँगा। ये मेरे पास सर्विसेज आ गई हैं। यहाँ पे ओरेकल मैंने OR लिखा तो ऑटोमेटिकली मुझे जो OR से शुरू हो रहे थे सर्विसेज उन पर ले आया। यहाँ पे मैं देखता हूँ ओरेकल ORA DB11G_home TNS लिसनर, इसकी सर्विस स्टार्ट है इस टाइम। और ये पड़ी कहाँ पे हुई है? TNS LSNR DB होम और /bin। मैंने आपको बताया था कि बिन में इसकी सारी बाइनरीज पड़ी हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइलें पड़ी हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स पड़े हैं। ओके जी, मैं इसे कैंसिल करता हूँ और अब मैं जाके इसके थ्रू देखता हूँ LSNR CTL देन स्टेटस। जैसे इस मैंने ये लिखा तो ये लिसनर का एलियस आ गया जी। लिसनर का नाम जो है वो लिसनर ही है। एलियस आप इसका नाम कोई और भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नाम रखें, लिसनर रखें। इसका ये वजन आया और स्टार्ट डेट आई, अप टाइम आया, ये सारा एक पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है। यहाँ पे एक जगह पे आ रहा है और एक सर्विस समरी आ रही है। तो सर्विस समरी में सर्विस नंबर 1 CLREEXT proc कॉलन बंद हैज़ 1 इंस्टेंस वगैरह वगैरह और स्टेटस अननाउन। जबकि सर्विस 2 UIT01 है और उसके अंडर फिर इंस्टेंस UIT01 स्टैंड बाई स्टेटस रेडी। ये अननाउन क्यों आ रहा है? क्या मेरा कोई लिसनर ठीक कॉन्फ़िगर्ड नहीं जबकि चल भी रहा है? वो कह रहा है कि लिसनर चल रहा है लेकिन इस सर्विस को, ठीक है जी, डेटाबेस का स्टेटस पता नहीं है। व्हाट इज स्टेटस? वो रेडी है, वो बंद है, वो पावर ऑफ है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डेटाबेस? तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to check, we have to sort out this issue, why this is happening with this DB। अब हमें सबसे पहले लिसनर की फंक्शनैलिटी को समझने की ज़रूरत है। वैसे तो एक अलग चैप्टर है, उसमें मैं डिटेल इस बात पर डिस्कस करूँगा। मोर देन 1 आवर इसका लेक्चर होगा जिसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि लिसनर क्या है, कैसे काम करता है और किस किस टाइप के हमारे पास लिसनर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर जस्ट मैं इतनी बात करता हूँ कि लिसनर जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इस कमांड लाइन से मैं चाहता हूँ कि मैं इस DB के साथ कनेक्ट हो जाऊँ, या मैं किसी और टूल के साथ या किसी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ डेटाबेस के साथ, तो वो जो कनेक्शन बनेगा ना वो थ्रू लिसनर बनेगा। लिसनर का मतलब लिसन करने वाला, ठीक है जी। तो जितने भी बाहर से कनेक्शन आएंगे और डेटाबेस के साथ बातचीत होगी, डेटाबेस से बातचीत करने के लिए जिस मीडियम को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लिसनर, ठीक है जी। तो यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लिसनर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये लिसनर चल रहा है लेकिन सही नहीं चल रहा, क्यों? ये अननोन क्यों आ रहा है? ये यहाँ पे भी रेडी क्यों नहीं आ रहा, या इसका स्टेटस अननोन क्यों दे रहा है? उसके लिए हम नेट MGR की यूटिलिटी के थ्रू दे सकते हैं इसकी कन्फिग्रेशन। या हम यहाँ से नहीं देखना चाहते तो इसकी एक फ़ाइल बनती है जो सेव होती है अगेन अ फोल्डर इन ऐप DB home1। हियर इज़ अ फोल्डर विद नेम नेटवर्क, और नेटवर्क के फोल्डर में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास अगेन एक फ़ोल्डर है एडमन में मेरे पास 4-5 फाइलें पड़ी हैं। इनमें से मैं listener.ora SQLnet.ora इस अलग कहानी। तो listener.ora इसको मैं ओपन कर सकता हूँ थ्रू नोटपैड, थ्रू वर्डपैड। मैं नोटपैड डबल क्लिक करूँगा तो ये कहेगा ट्राई एन ऐप ऑन दिस PC। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एप्लीकेशन दी हैं, इनके साथ थ्रू खोलने, अगर नहीं होती तो मैं यहाँ से अनदर एप्लीकेशन कर सकता था। मैं नोटपैड के थ्रू इसे खोलता हूँ। वो कह रहा है जी ये सारी इसने कहानी ये कमेंटेड है, ये दोनों लाइनें काम नहीं कर रही। इसमें दो जो है ना मैंने सर्विसेज SID_list_listener, ठीक है जी। एक जो मेरी SID का जो लिसनर का नेम है दैट इज़ CLREEXT proc। ये क्या है, क्यों है, ये हम बाद में सीखेंगे। और जबकि दूसरा एक यहाँ पे भी आ रहा है और इसमें भी देखेंगे तो एड्रेस इज इक्वल टू प्रोटोकॉल IPC और दूसरा एड्रेस प्रोटोकॉल इज इक्वल टू TCP। एक ये लाइन वाई इट इज़ कमिंग एंड दूसरा ये क्यों मुझे मेरे पास आ रहा है। एक्चुअल दिस लाइन इज़ द प्रॉब्लम, जो स्टेटस अननोन कह रहा है मुझे। ओके, तो क्या करूँ मैं इसको? इसके तरीके दो हैं कि या मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दूँ और इसको यहाँ से उड़ा दूँ, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मी इज़ दैट कि मैं सिर्फ लिसनर पे जाऊँ और लिसनर का जो नाम है वो भी लिसनर ही है। यहाँ पे देखेंगे 2 एड्रेस आ रहे हैं। मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। एक एड्रेस 2 आ रहा है, एक एड्रेस 1। एड्रेस 1 में है IPC कम्युनिकेशन, इसको मैं डिस्कस नहीं करता। एड्रेस 2 में है
TCP/IP. तो my need is to communicate over TCP/IP because I am a network where I am using TCP/IP communication. और उसमें होस्ट का नाम है टेस्ट लैब 1, मैंने आपको पहले बताया. यहाँ पे मैं IP दे दूँ, इट्स नॉट अ बिग डील. मैं IP दे सकता हूँ, मैं होस्ट नेम दे सकता हूँ, वट एवर वी वांट. एड्रेस 1 को मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ. एंड आई डिड रिमूव. मेरे पास एक एड्रेस बचा. एंड आई विल सेव फ्रॉम फाइल मेन्यू सेव नेटवर्क कन्फिग्रेशन. ओके. और यहाँ पे देखें कि मेरे पास लिसनिंग लोकेशंस हैं. अभी जनरल पैरामीटर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं डेटाबेस सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, मैं अभी अदर सर्विसेज की बात नहीं कर रहा. द पॉइंट इज दैट वी हैव टू कॉन्फ़िगर लिसनिंग लोकेशंस. एंड इन लिसनिंग लोकेशंस व्हाट आई डिड, मैंने सिर्फ एड्रेस 1 को रखा और एड्रेस 2 को रिमूव कर दिया. बट वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज माई नीड इज TCP/IP कम्युनिकेशन ओवर 1521 पोर्ट. ठीक है जी. और होस्ट नेम इज दिस. होस्ट नेम दे दें, IP दे दें, इट्स नॉट अ बिग डील अगेन. सेव नेटवर्क कन्फिग्रेशन. ओके. एंड आई विल क्लोज दिस. What happen? I will open again this listener.ora file by using notepad, and you will see the line 2 has deleted from here. इसका मतलब है कि this is the minimal configuration. ये मुझे चाहिए. I have no need. Address base location is c:/app. मैं इसे लिखा रहने दूँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं. मैं इसे डिलीट कर दूँ, देन भी मेरा लिसनर काम करेगा. और क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? नो, आई हैव नो नीड ऑफ दिस. मैं इसका 2 तरीके हैं. या इसको कमेंट कर दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या मैं इसको डिलीट कर दूँ. मैं इस टाइम कहता हूँ डिलीट कर देता हूँ. मैं अगेन मुझे ज़रूरत होगी तो netmgr के थ्रू मैं इसे क्रिएट कर लूँगा. तो मेरी मिनिमम कन्फिग्रेशन क्या है मेरी, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ जी. मिनिमम कन्फिग्रेशन आपको ये रिक्वायर्ड होती है. अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड है, यूर लिसनर विल वर्क वेरी फाइन. ओके जी. तो आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है लिसनर की. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा. ये लिसनर एक अलग से चैप्टर है. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन दैट चैप्टर. तो मैं इसे बंद करता हूँ. व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे मैं CLS लिखता हूँ. अगेन आई विल टाइप द कमांड लिसनर स्टेटस, CTL स्टेटस. अगर मैं देखूँ तो सेम अभी तक भी वो मुझे उसी सर्विस को दोबारा शो करा रहा है. व्हाट, वाई? क्या मैंने इस लिसनर को बंद किया? मैं ऐसे करता हूँ. अगेन लिसनर स्टॉप. मैंने लिसनर को स्टॉप किया और स्टॉप हो गया. मैं अगेन इसे स्टार्ट कर लेता हूँ विद कमांड टाइप स्टार्ट. इट विल गिव मोर प्रोबेबली एरर. वो कह रहा है जी लिसनर सपोर्ट नो सर्विसेज. वो कह रहा है जी लिसनर किसी सर्विस को सपोर्ट ही नहीं करता. वाई? और इसको मैं एक जो है ना थ्रू डायग्राम बता देता हूँ आपको MS पेंट के थ्रू. फॉर एग्जांपल आपकी नो सॉरी इट विल, ये डेटाबेस है, दैट इज़ डेटाबेस. और यहाँ पे कहीं आपकी लिसनर की सर्विस है जी. मैं इसको लिखता हूँ लिसनर, LISTI. लिसनर के स्पेलिंग क्या है? इट मे बी मिस्टेक फ्रॉम माई साइड. मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ लिसनर. तो आपने लिसनर का जो स्पेल है इसको देख लेना है. आई एम टाइपिंग वट एवर आई एम डोंट नो. तो जब डेटाबेस स्टार्ट हम करते हैं, हम लिखते हैं कमांड स्टार्ट अप कॉलन. जैसे ही डेटाबेस स्टार्ट होती तो देखता है कि मेरी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी सर्विस अवेलेबल है लिसनर की. उस सर्विस को लिसनर अपने साथ वो डेटाबेस जो है, डेटाबेस में एक डेटाबेस आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे एक प्रोसेसर को, दैट इज़ pmoon, प्रोसेस मॉनिटर. pmoon क्या करता है, जैसे डेटाबेस स्टार्ट होती है तो ये क्या करता है, ये देखता है कि मेरी लिसनिंग के लिए डेटाबेस से अदर एप्लीकेशंस के कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस अवेलेबल लिसनर का. तो जो भी अवेलेबल लिसनर होगा उसको रजिस्टर कर लेगा विद डेटाबेस. ये एक कहानी है इसकी. जब डेटाबेस के साथ रजिस्टर करेगा तो डेटाबेस अप हो जाएगी. उसके बाद वो फिर
टाइम बाय टाइम चेक करता रहेगा कि लिसनर में कोई अपडेट्स तो नहीं हुई। अब क्या हुआ है, अब मैंने लिसनर को तो अपडेट किया, यहाँ पे जाके इस फाइल में से मैंने या नेटएमजीआर के थ्रू से अपडेट कर लिया, लेकिन डेटाबेस ओपन है। अब जब मैं इस लिसनर के स्टेटस को दोबारा देख रहा हूँ तो लिसनर कह रहा है कि मेरे पास कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। क्यों? जब तक पी मून इसको अगेन चेक नहीं करेगा तो इसके लिए इशू रहेगा। इन दिस केस व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्टॉप माई डेटाबेस। For that what I have to do, SQL plus sys as sys dba, oh sorry, I have typed wrong, sys as sys dba, Oracle is my password. Here I will type shut down IMMEDIAT immediate and type colon. अगर मैं कॉलन नहीं भी लगाऊंगा तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एवरीथिंग विल वर्क फाइन। और यहाँ पे डेटाबेस का जो इंस्टेंस है इसे शट डाउन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं जाता हूँ वापस लिसनर पे, यहाँ पे अगेन आई हैव टू ओपन वन अनदर विंडो विद CMD। यहाँ पे मैं लिखूँगा LSNRCTL स्टॉप। मैंने लिसनर को स्टॉप किया। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब विंडोज़ में क्या तरीका क्या आ रहा है कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो पहले डेटाबेस की सर्विस, पहले लिसनर की सर्विस स्टार्ट होती है, उसके बाद डेटाबेस की सर्विस स्टार्ट होती है। तो सम टाइम आपको एक एरर रहा होता है कि द लिसनर दैट यू हैव डिफाइंड, लिसनर डेट इज डिफाइंड इन कनेक्शन डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट अप, इस तरह का कोई एरर आता है, सम टाइम आ रहा होता है। अब मैं लिसनर को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो लिसनर का डेटाबेस के स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट होना ज़रूरी होता है। मैं देखता हूँ कि क्या लिसनर स्टार्ट हुआ, उसने कहा कोई सर्विस नहीं मिली मुझे। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली आई विल टाइप स्टार्टअप विद कॉलन। अगर मैं कॉलन टाइप नहीं कर रहा तो ये चलेगी कमांड। मैंने डेटाबेस को ओपन किया, डेटाबेस रैम पे अब अपलोड हो चुकी है, डेटाबेस माउंटेड एंड दैट विल ओपन अगेन। अब डेटाबेस ओपन हो जाएगी और अब मेरे लिए यूज़ के लिए अवेलेबल है। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल टाइप अगेन स्टेटस ओके, नाउ यू विल सी। देखें जी, लिसनर लॉग फाइल वगैरह सारी इसने कहानी सुना दी है। यहाँ पे समरी, सर्विसेज समरी देखते हैं तो UAT इंस्टेंस रेडी कह रहा है, यहाँ पे भी रेडी कह रहा है, नो अननाउन स्टेटस इज़ अवेलेबल। यहाँ तक हमारा लिसनर ओके। तो ओके जी, हमारा जो पॉइंट नंबर 3 था दैट इज़ ओके। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो सबसे पहले मैंने देखना यह है कि क्या मेरा डेटाबेस का जो कंसोल है उसकी सर्विस लोड हुई है। तो सबसे पहले मैं सर्विसेज डॉट अगेन MSC में चला जाता हूँ और एकल एंड है हियर आई विल सी। तो देखें कि ये स्टॉप्ड है, लेकिन मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो स्टार्ट नहीं होगा। हालांकि इसकी टाइप ऑटोमेटिक स्टार्टेड है, या ऑटोमेटिक पे स्टार्ट हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा। व्हाट आई विल डू फॉर दैट, अच्छा इसको कमांड लाइन के थ्रू चेक कर लेते हैं जिसका स्टेटस क्या चल रहा है। तो एक कमांड है EMCTL स्टेटस DB कंसोल, SOLE कंसोल, प्रेस इंटर, और ये आपको एक जो है ना शो करवाएगा। यहाँ पे इसने कहा, मैं इसको ना एक और कर लेता हूँ, CLS अगेन आई विल टाइप द सेम कमांड। अगर यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ रही है, इसका मतलब है कि आपका जो इंटरप्राइज मैनेजर है वो सही इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, ठीक है, और कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन उसकी कोई है जो हमें करने वाली है, तो आपको डेटाबेस के इसको इंटरप्राइज मैनेजर को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, आपकी फायरवॉल बंद है, आपके पास रिस्पांस आ रहा है और आपके पास ये स्क्रीन भी शो हो रही है, ठीक है जी। सॉरी, आई हैव टू गो बैक एंड आई विल टाइप, प्रेस इंटर अगेन हियर, नो
इट इज़ सेइंग दैट नो सॉरी, तो मेरे पास टेस्ट लैब अगेन नहीं आ रही। वाई? क्या मेरे पास रिस्पॉन्स आना बंद हो गया है? नहीं, रिस्पॉन्स तो आ रहा है। आई हैव टू प्रेस एंटर अगेन टेस्ट लैब 1। मैं इसे यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। आई विल, नहीं आ रहा जी। देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद दिस। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आई हैव टू चेक दैट अगेन। फ़िलहाल हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ये स्टॉप्ड है, इसका स्टेटस, एंड यहाँ पे मेरे पास ये जो स्टेटस है ये भी बंद हो गया, नहीं चल रहा किसी वजह से, वट एवर द रीज़न इज़। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं चल रहा। अच्छा, ये ट्रबल शूटिंग का जो मेथड्स हैं, तो सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास मे बी लिसनर की वजह से एक इशू हो गया, लिसनर दोबारा रजिस्टर हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली आई विल पुट माई पीसी ऑन रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट से मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन ये होती है कि आप डेटाबेस को पहले शट डाउन करें, डेटाबेस की सर्विसेज को। अगर डेटाबेस की सर्विसेज आपने शट डाउन नहीं की तो फिर आपके लिए इशू हो सकता है। तो मैंने सिस्टम को करवाया है रीस्टार्ट। इट इज़ रीस्टार्टिंग अगेन इन दैट प्रोसेस। और माई माउस काम नहीं कर रहा था, मैंने कंट्रोल आल्ट का बटन दबा के माउस को रिलीज़ किया है। और इस वीडियो का टाइम हैज़ गॉन अप टू 41 मिनट्स। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं 40 मिनट्स तक लेक्चर रिकॉर्ड करूं। ये देखें ऑटोमेटिक जो है ना, इसको ये कोशिश करेगा, सम टाइम हो जाता है। और जब आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप R&D करें एट दिस टाइम। ABC 1 2 3 स्टार। क्या ये मेरे पास वापस आया? नहीं आया। आई हैव टू चेक दैट अगेन। CMD, I will check LSNR CTL status। तो मेरे पास लिसनर चल रहा है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, इट मे बी हैपन सम टाइम। ओके जी, फ़िलहाल मेरे पास एंटरप्राइज मैनेजर आ गया है। ये सम टाइम हो जाता है कि कभी आपके पास लिसनर की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या कोई इशू हो सकता है। तो ये लिनक्स में आपको ये वाला इशू नहीं आएगा। ये विंडोज़ में एक जो है ना बीमारी है, बीमारी तो नहीं कहूँगा, बहरहाल आप समझेंगे बीमारी एक, ये इसमें ये मामलात होते हैं। और सॉरी, क्लियर का इसमें तो काम करता ही नहीं है कमांड। ओके, आई एम बैक ऑन विंडोज़ में। एक ये भी चीज़ है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अब सर्विसेज ऐड होने में और स्टार्ट होने में इट विल टेक ह्यूज टाइम। तो यहाँ पे एक सर्विसेज, अगर मैं सर्विसेज में जाकर देखें तो आपको यहाँ पे भी, अच्छा देखें इसमें ना एक चीज़ ये लिखी हुई है सर्विसेज में, स्टॉप ऑटोमेटिक डिलीट स्टार्ट। ये डिले से स्टार्ट हो जाएंगी, होंगी लेकिन हो जाएंगी। और ये स्टॉप्ड है परमानेंटली, इसका डिलीट से स्टार्ट, इसको फ़ौरन स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ओरेकल DB कंसोल UIT01 इज़ नॉट स्टार्टेड येट। जबकि मेरे पास यहाँ पे तो ये सारा कुछ आ रहा है। व्हाट आई हैव टू डू नाउ, आई हैव टू मूव ऑन माई नेक्स्ट स्टेप। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक चेक कर ली हैं, सारा कुछ मुझे पता चल गया NetCA का भी। और मैंने EMCTL यानी कि एंटरप्राइज मैनेजर कंट्रोल स्टेटस से DB स्टेटस स्टार्ट स्टॉप एक ही कमांड है। और नाउ चेक स्टेटस फॉर एंटरप्राइज मैनेजर, एक इसमें एजेंट है जी। जब आप DB कंसोल की जो है ना सर्विस चलेगी तो इसका एजेंट भी चल जाएगा, तो एजेंट का चलना भी ज़रूरी होता है। इस टाइम एजेंट और जो DB कंसोल दोनों ही बंद हैं। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमें एक वेरिफिकेशन करनी है। अब चेक्स यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। सबसे पहले हमने नेटवर्क को चेक किया, फिर हमने उसकी होस्ट एंट्री को चेक किया, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे, फिर हमने फायरवॉल को बंद किया,
और फिर हमने लिसनर की सर्विस को चेक किया। उसके बाद हमारे पास एक यूज़र होता है। नॉर्मली व्हाट वी से दैट यूज़र इज सिसमैन। इस सिस्टम मैनेजर का या सिसमैन यूज़र का इनेबल और एक्टिव होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो व्हाट आई विल डू, I will simply open SQL plus and type sys as sysdba Oracle is my password। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस यूज़र को चेक करूँगा कि इसका स्टेटस क्या है। इसके स्टेटस को चेक करने के लिए select select here is a command to determine what is the accurate सेलेक्ट। अच्छा, इसमें दो कमांड हैं यहाँ पे। एक कमांड है जो जितने भी यूज़र्स हैं उनका स्टेटस शो कराएगी, ठीक है जी, और एक कमांड है जो आपको सिर्फ इस यूज़र का स्टेटस। मैं इस सेलेक्ट यूज़र नेम ये पहले वाली कमांड चलाता हूँ ताकि हम बाकी यूज़र्स का भी पता चल जाए। सेलेक्ट यूज़र नेम कॉमा, इसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ, अकाउंट अंडरस्कोर स्टेटस फ्रॉम DBA अंडरस्कोर यूज़र्स का एक या रोल है, वहाँ से कॉलन एंटर किया तो ये मुझे सॉरी मैंने कमांड को गलत टाइप किया। यहाँ पे यूज़र्स ई पहले आना था, US। अब ठीक है। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ से हम कमांड को अगेन वेरीफाई कर लेते हैं। व्हाट इज़ द कमांड। तो अकाउंट स्टेटस मैंने स्पेल मिस्टेक कर दी है मैंने। ओके जी, इसने मुझे जितने भी डेटाबेस में यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब का स्टेटस बताया। जैसे HR है, एक यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है विद HR स्कीमा। तो कहता है जी सिस सिस्टम DB SNMP सिसमैन। जब हमने डेटाबेस इंस्टॉल की थी तो उसने मुझसे इन DB SNMP का और सिसमैन का पासवर्ड नहीं था पूछा, लेकिन यूज़र ओपन है। ठीक है जी। अगर आपने इसका पासवर्ड चेंज करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आप सिंपली यहाँ पे कमांड लिखेंगे alter यूज़र सिसमैन आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। पासवर्ड से मुराद है जो पासवर्ड आपने लगाना है। मैं इन माई केस आई विल टाइप Oracle और कॉलन। ये जी यूज़र अल्टर हो गया है। अगर ये लॉक हो, लॉक स्टेटस में हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके सामने अकाउंट अनलॉक लिख देना है सिंपली। एंटर, दिस यूज़र विल बी, यानी कि अब ये ओपन है। इस यूज़र का बड़ा और एक और यूज़र है आपके पास, दो यूज़र्स का है जी DB SNMP। इसका पासवर्ड भी सेट होना चाहिए, इसको ओपन होना चाहिए, तब आपका एंटरप्राइज मैनेजर सही काम करेगा। ओके जी, ये हमारा काम हो गया है। ये यूज़र अल्टर्ड हैं और सही है, ओपन है। तो ये हमारा चेक कंफर्म हुआ। और सिस और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं Oracle और इसको हम sysdba करते हैं लॉगिन और देखते हैं कि क्या हमारी डेटाबेस जो है उसका जो एक्सेस है हमारे पास थ्रू वेब कंसोल आ रहा है या नहीं आ रहा। डेटाबेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देन अगेन वही एरर, यहीं से आपको पहचाना जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं जी, हम अपने जो है 7 पॉइंट पे। अच्छा, ये इस सारी जो पूरी कहानी है ना इस पूरी फाइल की, वो इसमें आप कह रहे हैं वो कुएं में दरिया को बंद करने वाली बात है। सिर्फ हमने क्या करना था, हमने DB का टाइम जोन को चेक करना था और उसको चेंज कर देना था अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके जी, व्हाट इज़ DB टाइम जोन इज़ सेलेक्ट DB टाइम जोन फ्रॉम DUAL। एक कमांड है जी डेटाबेस का टाइम जोन को चेक करने के लिए। तो उसने कहा जी इसका है +00:00। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई पता नहीं कि व्हाट इज़ मीन ऑफ दिस। मैं ये एज्यूम करता हूँ और आप भी एज्यूम करते होंगे कि ये क्या है भाई, ये क्या लिखा आ गया।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो तरीके, या तो मैं इसका आल्टर करूँ टाइम को और नया टाइम जोन डालूँ थ्रू कमांड्स, दैट विल बी अ एडवांस टॉपिक, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन एट दिस टाइम मैं आपको एक और ट्रिकी जो है ना, वो ट्रिकी नहीं, आसान तरीन एक जो है ना तरीका बता देता हूँ। और वो तरीका क्या है कि हम उस जगह को चेक करेंगे जहाँ पे जाके डेटाबेस का टाइम जोन सेट होता है। तो और क्यों सेट होता है, डेटाबेस का टाइम जोन होता है जी और ऑपरेटिंग सिस्टम का, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम जोन जो है, सॉरी मैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन इज़ रॉन्ग फ्रॉम माई साइड, सॉरी फॉर दैट। चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, इस पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखो टाइम जोन क्या आ रहा है, UTC +05:00 इस्लामाबाद कराची। अब हमने देखना है कि जो ये लिखा हुआ है 00 ये असल में क्या है, व्हाट इज़ फ्रॉम डेटाबेस साइड। तो वी हैव अ फाइल इनसाइड dbhome1 app product and dbhome1 where I will see a file with name, system name underscore database name. So test lab 1 underscore uit01, this is my file folder with this name system underscore uit, यानी कि सिस्टम का नाम और अंडरस्कोर डेटाबेस का नाम, इस नाम से फोल्डर होगा। कहाँ पे होगा, dbhome1 में। इसको हम खोलेंगे तो हेयर इज़ अ फोल्डर विद नेम sysman। इसको मैंने खोला, इसमें एक कन्फिग्रेशन की फ़ाइल है कॉन्फ़िग में, और यहाँ पे एक फ़ाइल है emd.properties। आई कैन ओपन दिस विद अ टूल दैट इज़ नोटपैड और विद प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विद वर्डपैड। राइट क्लिक करता हूँ जी, ओपन विद करता हूँ, या मैं ऐसा नहीं करता, मैं डबल क्लिक करता हूँ, दैट विल आस्क अगेन द सेम क्वेश्चन, ट्राई एन ऐप ऑन दिस PC। मैं इसको नोटपैड के थ्रू भी क्लिक कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ, और मैं वर्डपैड के थ्रू भी खोल सकता हूँ। मोस्टली डॉट प्रॉपर्टीज़ की जो फाइलें होती हैं मैं उनको वर्डपैड के थ्रू खोल लेता हूँ, क्योंकि अंदर कन्फिग्रेशन लंबी होती है, कुछ एडिशंस होती हैं। अब इसमें बहुत सारी कन्फिग्रेशन, आप ये मैं इसको ऐसे अज्यूम करता हूँ कि इंटरप्राइज मैनेजर की जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो इस फाइल में लिखी हुई है, पासवर्ड क्या है, जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ है। हमने इसके अंदर एक वर्ड सेलेक्ट करना है, और वो वर्ड है, वर्ड सेलेक्ट कर लें या कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लें, वो है जी, यहाँ पे मैंने लिखा भी था आई थिंक, TZ में सर्च कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसान रहे, T और Z। तो व्हाट आई विल फाइंड T एंड Z। ओके, तो देखें कि यहाँ पे ये जो मेरे पास कमांड का रिजल्ट आ रहा था +00:00, इस कमांड का मतलब ये है कि ये वाला टाइम जोन सेट है जी हमारे डेटाबेस का इस टाइम। और ये टाइम जोन किसका है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ये देख लें आप, -04:00। मैं क्या करता हूँ, सिंपली जाता हूँ डेटाबेस टाइम जोन में, यहाँ पे देखता हूँ कि :00 -04 किस एरिया का टाइम जोन है। हेयर आई कैन सी -04:00 एटलांटिक कनाडा क्यूबा, इन ये और दो तीन जगह लिखी हुई हैं जिनका जो है टाइम जोन ये वाला आ रहा है जो DB में बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अब इशू क्या हो रहा था कि मेरा जो टाइम जोन था वो दैट इज़ नॉट मैचिंग विद माय ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम जोन, DB का टाइम जोन, दैट्स द रीज़न। अब मैंने आपको सारी कहानी का लुबिल, अब यहाँ पे क्या करना था, सॉरी आई हैव फॉरगेट टू चेंज दैट, TZ फाइंड, मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली आई विल रिप्लेस विद प्लस, और यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, तो ये अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम टाइम जोन हो जाएगा। और इसको करूँगा सेव। ओके जी, और आई थिंक वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरी सेटिंग। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आई विल प्रेस एग्जिट। इस टाइम हम सॉरी मैं बार बार क्लियर लिखता हूँ, मुझे भूल जाता है कि मैं विंडोज़ मशीन पे हूँ। यहाँ पे हम स्टेटस लिखते हैं emctl status db console। तो हम देखते हैं जी हमारे पास कंसोल का जो स्टेटस इस टाइम जो आ रहा है, व्हाट इज़ द स्टेटस, वो कह रहा है जी em daemon इज़ नॉट रनिंग। तो हम क्या करेंगे, सिंपली, और अगर मैं services.msc की फ़ाइल खोलता हूँ, सॉरी कमांड दे के देखता हूँ ओरेकल की सर्विस,
ओरेकल, और ये देखें यहाँ पे भी सर्विस स्टॉप है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो हो जाएगी। और यह मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेटस की जगह पे स्टार्ट लिख दूँगा, START स्टार्ट। मैंने इंटर किया, यहाँ पे ये इज़ ऑलरेडी रनिंग वगैरह वगैरह, और ये सर्विस आई थिंक मेरे पास चल गई है। और मैं अगर यहाँ पे स्टेटस जाके देखूँ तो देखें जी, नहीं अभी नहीं आई, अभी स्टॉप्ड है। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस। यहाँ से स्टार्ट करके देख लेते हैं। इट शुड रन नाउ। और अगर ये एरर देती है तो यहाँ पे देखेंगे क्यों एरर दिया इसने। हम देखेंगे जो हमने फ़ाइल कॉन्फ़िगर की है, क्या मैं उसमें कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। यहाँ पे इज़ अ फाइल विद DB नेम, रनिंग। ओके जी, रनिंग हो गई, चल गई जी फाइल। और यहाँ पे भी हम सॉरी मैंने फ़ाइल का नाम लिया EMCTL स्टेटस DB कंसोल। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या स्टेटस है DB कंसोल का। और ये हमारे पास सर्विस चल गई है, रनिंग आ रही है। और अगर यहाँ पे एजेंट को भी हम देखेंगे तो वो भी हमारे पास चल गया होगा, क्योंकि वो एसोसिएटेड होता है विद DB कंसोल सर्विस। ये देखें जी, एजेंट भी हमारे पास चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस को क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, आई कैन सी द एक्टिविटीज़ ऑफ द डेटाबेस। ये मेरे पास एंटरप्राइज मैनेजर चल गया है। और अगर आई विल क्लिक जस्ट ऑन अवेलेबिलिटी, तो व्हाट आई कैन डू सेटिंग्स रिगार्डिंग बैकअप सेटिंग्स, रिकवरी कैटलॉग सेटिंग्स, शेड्यूल बैकअप, मैनेज कंट्रोल करंट बैकअप्स। बैकअप की रिपोर्ट ले सकता हूँ कि मेरा कब कब बैकअप हुआ, कब नहीं हुआ, क्या बैकअप का स्टेटस है। और यहाँ पे लॉट ऑफ जो है सर्विसेज और जो है फंक्शंस मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ जी। हमारा जो जो था मकसद था वो फुलफ़िल हो गया है, और टाइम भी 1 घंटा तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है हमें रिकॉर्डिंग करते हुए। यहाँ पे 2 चीज़ें रह गई, उनको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आपसे जल्दी। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और हमारी जो स्लाइड है इसको भी मैं बंद कर देता हूँ जी, सेव। यहाँ पे हमारे पास आखिरी चीज़ रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि आपने उसका ना सिस्टम का नाम ही चेंज कर दिया। तो 9वें स्टेप में आपके पास कुछ कमांडें हैं, EMCA-D config -DB control -DB -repos drop। इसका मतलब है कि इंटरप्राइज मैनेजर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैंने आपको फाइल दिखाई सिसमैन के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं, उस सारी को उड़ा दो, ड्रॉप कर दो। ठीक है, आप सारे तरीके अप्लाई करते हैं, लेकिन किसी तरीके से इंटरप्राइज मैनेजर नहीं चलता, तो फिर आप उसे ड्रॉप कर दो। और जब वो ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप जैसे ही कमांड चलाएंगे तो आपसे 2-3 ऑप्शन पूछेगा। और जब वो ऑप्शन पूछेगा, क्या पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि ओरेकल का यूनिक नेम बताओ, तो आपने अपनी डेटाबेस का नाम बता देना, या SID पूछेगा तो तभी आपने डेटाबेस का नाम बता देना है। या आपसे पूछेगा सिसमैन का पासवर्ड बताओ, तो आपने सिसमैन का पासवर्ड बता देना है। वो आपसे सिस का पासवर्ड पूछ सकता है, वो आपने बता देना है। ठीक है जी, तो आपका इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। जब आप क्रिएट की कमांड चलाएंगे तो तभी आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछेगा, और वो क्वेश्चन आपने फुलफिल करने हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने सम टाइम क्या होता है कि आपने होस्ट का में जो है ना एंट्री कर दी, कोई जो है ना IP चेंज कर दिया,
या फॉर एग्जांपल आपने जो है सिस्टम का नाम चेंज कर दिया तो तब भी आपका इंटरप्राइज मैनेजर चलना बंद हो सकता है। तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं आप, यही कमांड चलाएंगे, फिर आप रिक्रिएट की कमांड चलाएंगे। आपने ये याद रखना है कि जब ड्रॉप करना है तो डी कॉन्फ़िगर, जब रिक्रिएट करना है और रिक्रिएट करना है तो आपके पास कॉन्फ़िग की कमांड एक ही है। ओके जी, हियर आई थिंक जो है ना ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं और टाइम हैज़ गोन, जो है ना बहुत बढ़ गया टाइम, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी लेक्चर की उससे ज़्यादा। और आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको जो है ना ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आती किसी भी टॉपिक की तो यू कैन आस्क मी, मैं उसके रिगार्डिंग दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके जी, इस फाइल को, ये फ़ाइल भी आपको मिल सकती है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, और ये मैंने खुद बनाई है। तो मैं ये कोशिश करूँगा जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको आप खुद बनाएं। जो जो चीज़ें आप खुद बनाएंगे वो चीज़ें आपको हैंड्स ऑन हो जाएंगी, वो आपको भूलेंगी नहीं कभी भी। जब आप सिर्फ वीडियो सुनेंगे और आपने नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करते हुए नेक्स्ट किया तो फिर क्या होगा, आपको आधी चीज़ें समझ आएंगी और आधी नहीं आएंगी, क्योंकि आप तो मेरे बताए हुए मेथड पे चल रहे हैं, आपने अपना कुछ करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है आपको कुछ और प्रॉब्लम्स आए जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे, तो आपने फिर R&D करनी है। और R&D एक ऐसी चीज़ है, जो बंदा R&D करता है ना वो कभी पीछे नहीं रह सकता, वो हमेशा आगे निकलता है। क्योंकि ट्रेनिंग हमेशा बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक होती हैं, आपको डायनेमिक होने के लिए आपको हर टाइम जो है ना R&D करते रहना चाहिए। अब ये अज्यूम करें कि मैं हर चीज़ बताऊँ, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें नॉर्मल ट्रेनिंग्स में अवेलेबल नहीं होती वो भी बताऊँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, यहाँ पे आइडिया हो गया चीज़ों का आपको, जब आइडिया हो गया तो आपने फिर फर्दर कोशिश खुद करनी है। ओके जी, इसी बात के साथ इस लेक्चर को क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।